60% लोग इंडिया में एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी में काम करते हैं। ये तो हम सबको पता है, इसमें नई बात क्या है। 1850 में यूएस में भी 60% लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे। आज कितने हैं? 3%। तो 60 से वो आज 3% हो गए। ये अपने आप में कोई अच्छी या बुरी बात नहीं है, ये सिर्फ एक स्टैट है। पर इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि 1850 में जो 60% लोग यूएस में एग्रीकल्चर में खेती-बाड़ी में काम करते थे और आज जो 3% रह गए, तो ये जो गैप है, ये जो 57% लोग हैं, ये कहाँ गए? उन्होंने कौन सी जॉब्स की? आज उनके जो परिवार हैं वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं या ख़राब ज़िंदगी जी रहे हैं? कौन से सेक्टर्स में उनको नौकरियाँ मिली? उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? क्योंकि अगर 60% 1850 में वहाँ पे यूएस में इतने लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे और आज हमारे देश में भी 60% कर रहे हैं और हम एग्रीकल्चर में आज गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेटाइजेशन लाई जाए, प्राइवेट कंपनीज इसमें काम करें, तो वहाँ भी ऐसे ही हुआ था। तो उसके बाद में अगर हम वही चीज़ कर रहे हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई थी, तो रिज़ल्ट भी तो लगभग वैसा ही आएगा ना। अगर आप चने की दाल बनाने वाले हो तो दाल तो चने की बनेगी, कुछ और तो बनने वाला है नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टेस्ट हो सकता है, पर मोटा मोटा तो वही रिज़ल्ट आएगा। तो वही आज पैटर्न हम पिछले 150 साल का यूएस का देखते हैं कि धीरे धीरे कौन सी नई जॉब्स आई और वो लोग कहाँ कंज्यूम हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चार्ट से। काफ़ी भारी चार्ट है, पर कोई बात नहीं, हम इसे डाइसेक्ट करेंगे डिटेल में, पॉइंट बाय पॉइंट 4-5 पॉइंट्स में इसे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये देखिए, 1850 से ये चार्ट शुरू होता है। बहुत बड़ा हिस्सा, 60% हिस्सा ये जॉब्स का है कि अलग अलग टाइम पे यूएस में किस सेक्टर की कितनी जॉब्स थी, कितने लोग किस सेक्टर में काम करते थे। तो 1850 में सबसे बड़ा 60% एग्रीकल्चर में काम करते थे। उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा यूएस में, फैक्ट्रीज़ लगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी शुरू हुई। जैसे हम आज इंडिया में बात करते हैं कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ लगनी चाहिए। तो धीरे धीरे वहाँ से लोग, जब कॉर्पोरेटाइजेशन हुई, प्राइवेटाइजेशन हुई एग्रीकल्चर में, तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के स्पॉन्सर डिपार्टमेंट्स भी बने, जैसे हमारा प्लानिंग कमीशन था या नीति आयोग है, कि जहाँ पे ये प्लानिंग हुई कि हमें फैक्ट्रीज़ के में काम करने के लिए लेबर फोर्स चाहिए। तो कहाँ से आएगी? खेतों से आएगी। तो वहाँ से गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ बनानी शुरू की कि उन्हें शिफ्ट किया जाए मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि बुरी बात नहीं थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जब देखिए अब मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही है, उसके बाद में आप देखिए 1900 में, उसके बाद में धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स बढ़ती जा रही हैं और एट ए पीक 26% ऑफ यूएस जॉब्स जो थी, 1/4 एवरी 4th जॉब मैन्युफैक्चरिंग में थी। और ये काफ़ी अच्छी स्किल वाली जॉब थी। ऐसे नहीं कि बस आए और लेबर का काम शुरू कर दिया। वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट होती थी, जैसे हमारे आईटीआई के कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, स्किल डेवलपमेंट होती थी और ये मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स आती थी। और कितनी सैलरी मिलती थी? लगभग इतनी मिल जाती थी कि आप मान लीजिए कि अगर इंडिया का कोई Tier 2 या Tier 3 सिटी है, जैसे ग्वालियर हो गया, लुधियाना हो गया, तिरुपुर हो गया, नासिक हो गया, ऐसी सिटीज़ में और इसके आसपास अगर फैक्ट्रीज थी, तो वहाँ पे जो लोग काम करते थे वो इतनी सैलरी मिल जाती थी कि एक ठीक ठाक, आज की डेट में आप कह लीजिए 1500 या 2000 स्क्वायर फीट का अच्छा खासा घर, गाड़ी वगैरह सब कुछ रख सकते थे। एक अच्छी मिडिल क्लास लाइफस्टाइल जी सकते थे उस जॉब के बेसिस पे। हमारे यहाँ पे आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग में जो जॉब करते हैं या लेबर जो वहाँ पे काम करती है, क्या वो ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। ये आपको भी पता है कि नहीं जी सकते, क्योंकि इतनी सैलरीज है नहीं, इतनी स्किल का या उनके काम का इतना उन्हें मिलता नहीं है। चलिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो वापस इस चार्ट पे, तो मैन्युफैक्चरिंग, एक तो जो लोग खेती से निकले वो मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने जॉब्स करने शुरू की। फिर उसके बाद में आप ये एक पार्ट छोटा सा ये भी देखिए, बहुत सारे लोग खुद रिपेयर सर्विसेज या बिजनेस सर्विसेज उसमें भी चले गए। ये क्या सेगमेंट होता है? जैसे कि मान लीजिए आप अपने रिपेयर शॉप खोल ली या मैकेनिक शॉप खोल ली या सेल्फ एम्प्लॉयड, आज की डेट में आप उसे एग्जांपल ले लीजिए मोबाइल रिपेयर शॉप, वो भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड काम है और उसमें चलिए थोड़े ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं और एक ग्रेटिफिकेशन भी होती है, मैं अपना काम करता हूँ, पहले भी अपना करता था और ज़िंदगी फिर भी चल जाती है ठीक ठाक। तो कुछ तो वहाँ गए। पर उसके बाद में अब ये ट्रेंड देखें कि 1900s के बाद, 1920s के बाद बहुत बड़े पैमाने में 3 सेगमेंट्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट जॉब्स, ये तीनों भी ग्रो करना शुरू किए और ये बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री और एवरेज के हिसाब से हाई पेइंग जॉब्स होती हैं।
इनका मीडियन पे काफ़ी हाई होता है। और गवर्नमेंट जॉब्स अपने आप में यूएस में 15% हैं, इंडिया में 4% या 5% है मैक्सिमम। वहाँ पे 15% लोग आज भी सरकारी नौकरी करते हैं। और हेल्थ केयर और एजुकेशन दो और बड़े सेगमेंट हैं, तीनों मिला के ऑलमोस्ट 30% जॉब्स क्रिएट करते हैं यूएस में, और तीनों ही बहुत अच्छी खासी पे मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है और स्टेबल जॉब्स होती हैं। अब यहाँ पे लोग चले गए। और इसके साथ साथ 1980s में आप देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो प्लेट्यू कर गई और फिर मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स कम होनी शुरू हो गई। ये एक और ट्रेंड है जब हम 80s में आ जाए। ये अब कहाँ गई? ये एक्चुअली वो पार्ट था मैन्युफैक्चरिंग जॉब जो लोग कहते थे अमेरिकन ड्रीम। अगर कोई भी आप ब्लू कॉलर जॉब भी करते हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में करते हो, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तो भी एक अच्छी खासी ज़िंदगी बिता सकते थे। वो कम होनी शुरू हो गई। और वो कहाँ गई? आपके पड़ोस में, चाइना में। जब चाइना में 1980s में उन्होंने अपने हिसाब से अपनी लिबरलाइजेशन शुरू की, मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू की, तो इतनी सस्ती लेबर थी वहाँ पे कि यूएस की जॉब्स फिर चाइना शिफ्ट होनी शुरू हो गई। तो मैन्युफैक्चरिंग यूएस में श्रिंक होती गई। तो 26% अपने पीक पे थे एक टाइम पे, वो 10-12% पे आ गई, कम हो गई, जिसका रोज़ अब यूएस में आपको देखने को मिलता भी है। तो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स कम हुई। चाइना में मुझे याद है अर्ली 1990s में हमारे घर में एक बार टीवी पे कोई ऐसी चाइना की कोई वीडियो चल रही थी। तो बीजिंग की वीडियो थी और शहर में सब लोग साइकिल पे चल रहे थे। तो एक मेरे डैड के मामा जी थे, तो उन्होंने ये डायलॉग मारा था कि चाइना में देखो आज भी सारी दुनिया सिर्फ साइकिल पे घूमती है और उनके पास कुछ नहीं है। तो ये उस ज़माने की बात है, थोड़ा एग्जैजरेटेड डायलॉग था, पर मोटा मोटा जेस्ट यही था कि हम काफ़ी बेटर कर रहे थे उस समय कंपैरेटिव बेसिस में। वैसे तो बहुत कुछ करना बाकी था, पर कंपेयर टू चाइना लिबरलाइजेशन हुई, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जॉब जानी शुरू हो गई, यूएसए ख़त्म हो गई। तो अब मैन्युफैक्चरिंग में जब 1980s के बाद से लेकर आज तक यूएस में वो जॉब्स कम होनी शुरू हो गई, तो वो लोग कहाँ गए या और नई जॉब्स कहाँ क्रिएट हुई? तो उसमें ये देखिए टॉप वाला जो पार्ट है बहुत बड़ा हुआ जा रहा है, जो रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड में जॉब्स क्रिएट होने शुरू हो गई। ये बहुत बड़ा पार्ट बन गया क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कम होती गई, तो रिटेल में सामान बेचने में, कंज्यूमर में, दुकानों में, शॉपिंग मॉल्स में ये जॉब्स बढ़नी शुरू हो गई। पर ये जॉब्स जो होती हैं ये बहुत ही लो पेइंग जॉब्स होती हैं। इसमें आज की डेट में आप इवन यूएस में भी अच्छी खासी ज़िंदगी नहीं जी सकते, जस्ट गेट बाय करते हैं। आप वेट करते हैं कब अगली सैलरी आएगी तो घर चल जाएगा, रेंट दे देंगे या कुछ और कर लेंगे। तो ये वो वाली लो पेइंग लो स्किल जॉब्स ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि हाई पेइंग हाई स्किल जॉब्स ऑलमोस्ट 15-20% जो थी मेजर चंक, वो चाइना या एशिया में शिफ्ट होना शुरू हो गया। तो वो पार्ट था। अब इसको हम करंट डे इंडिया में एग्रीकल्चर में अगर कंपेयर करें, तो यहाँ क्या चल रहा है कि हम 60% लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं। अब आइडली चलिए मान लीजिए अगर वहाँ से लोग निकल के बाहर कहीं और सेक्टर में या कहीं पे जॉब करने जाते भी हैं, तो कौन सी जॉब्स करेंगे? वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल ट्रेनिंग तो ऐसी कुछ ज़्यादा अभी मिल नहीं रही है, और आगे इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग या अच्छी मैन्युफैक्चरिंग वाली जॉब्स हैं नहीं। अगर हैं भी तो उसमें इतनी सैलरी तो मिलती नहीं है कि आप उसे कह सकें कि मिडिल क्लास अच्छी खासी लाइफ आदमी जी सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट उतना है नहीं है। एजुकेशन, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट जॉब्स भी उतनी नहीं है, जो कि मेजर चंक है यूएस में। अगर हम उसका एग्जांपल लेते हैं कि वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है तो यहाँ भी होनी चाहिए, तो वो जो मेजर चंक है वो भी जॉब्स इतनी ज़्यादा नहीं है। तो बची कौन सी जॉब्स? रिटेल ट्रेड वाली जॉब्स आप ज़्यादा देखोगे, और या होलसेल ट्रेड वाली जॉब ज़्यादा है। जैसे शॉपिंग मॉल्स में आप देखोगे कि लोग काम करते हैं और वहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है आपको भी पता है। या आप देखिए अब जो डिलीवरी बिजनेसेस हैं, वहाँ डिलीवरी में आपको लोग काम करते हुए देखेंगे, और बहुत सारे लोग गाँव से आके ये डिलीवरी बिजनेस में यहाँ पे डिलीवरी बॉयज़ एंड गर्ल्स की तरह काम करते हैं। तो वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा तो सैलरी है नहीं। आप हाँ ये ज़रूर कहेंगे पहले अनएम्प्लॉयड था उससे तो बेटर है, वो अच्छी बात है, पर एक रीज़नेबल लाइफस्टाइल भी तो होता है, एक बेसिक नेसेसिटी कि हाँ भाई अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी अगर आप कहते हो कि हमें प्राइवेटाइजेशन करनी है, एफिशिएंसी लानी है, तो उसमें जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं वो इतनी तो हो कि आदमी एक सेटिस्फैक्ट्री ज़िंदगी जी सके। चाइना ने 80s 90s 2000s में
इतनी सारी जॉब्स क्रिएट की, ठीक है, ये सब लोग ज़रूर कहते हैं कि पॉवर्टी से बहुत लोगों को बाहर निकाला, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही अच्छी इनकम वाली जॉब्स क्रिएट कर दी, वो बहुत कम थी। ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो इससे एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ नहीं है, जैसे कि यूएस में हुआ था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन या अमेरिकन ड्रीम जिसे कहते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जब क्रिएट हुई थी। और उसके बाद में आज भी ये देखिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि किसानी पे लोग कम डिपेंडेंट हों इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि उन्हें वहाँ से कैसे निकाला जाए। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि और हम क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम अपनी जीडीपी ग्रोथ पे फोकस करें, अगर मैन्युफैक्चरिंग में फ़ोकस करें, या और अच्छी एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, इन सारी चीज़ों पे अगर हम फोकस करें, तो ऑटोमेटिकली इतनी अपॉर्चुनिटीज़, जब आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दोगे और लोग देखेंगे कि और सेक्टर्स में और बाकी जगह पे हमारे देश में बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोग शिफ्ट कर जाते हैं उन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। पर अगर हम पहले जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर वहाँ पे हम सिर्फ फोकस करें कि जो अभी अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं कह सकते कि अभी जो जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वहाँ से उन्हें निकाला जाए, पर आगे सिर्फ हमारे पास रिटेल जॉब्स या डिलीवरी बॉयज़ या गर्ल्स वाली जॉब्स ही हैं जो अपने आप में ठीक हैं, पर नॉट दैट सेटिस्फैक्टरी जॉब्स, सिर्फ वही हैं, तो उससे तो जो लोगों की खुशी है या सेटिस्फैक्शन है उसमें तो कोई फ़र्क आने नहीं वाला है। आप 2 वक्त की रोटी ज़रूर दे दोगे, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं क्रिएट होगा। तो इसलिए अगर हम 150 साल के यूएस की इस हिस्ट्री से अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो ये सीख सकते हैं कि अच्छी जॉब्स क्रिएट करो, ग्रोथ करो, मेक श्योर करो कि लोगों को एक रीज़नेबल अच्छी सैलरी मिले, प्राइवेट कंपनीज़ उनको उनकी सैलरीज डिप्रेस ना ज़्यादा करें, उस पर अगर फोकस करें, एक नीट क्लीन ग्रोथ करें, तो ऑटोमेटिकली सब लोग या ज़्यादा लोग अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो ये कंपैरिजन सिर्फ इसलिए था कि हम हिस्ट्री में जाके जिन देशों की हिस्ट्री को हम आज अपने प्रेजेंट में रिपीट करना चाहते हैं, वहाँ से कुछ लेसन्स लें, देखें, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें उसमें से जो हैं उनको एनालाइज करें, और फिर सही डिस्कशन करके आगे सही ग्रोथ कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ कमेंट हो तो नीचे लिखिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।